हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। तो आज हम लोग करने वाले हैं तीसरा चैप्टर, तंतु से वस्त्र तक। यह एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का तीसरा चैप्टर है। तो चलिए आप लोग ये बताइए कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है और हम लोग 6 से ही क्यों शुरू किए हैं। क्योंकि 6 से 10 तक अगर एनसीईआरटी करते हैं ना, तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या सीटेट हो, हर चीज़ के लिए आपका एक बेस तैयार होता है और क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। का आधार यहीं से होता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन देखेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। हमने दो बच्चों का नाम हमें अब तक याद है, किसका? पहेली और बूझो का। तो अब वहीं से शुरू हो रहा है फिर कहानी की शक्ल में। क्या? पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। अब ये दो बच्चे जब प्रथम पुरस्कार जीता तो इन्हें पुरस्कार राशि प्रदान किया गया। तो इन्होंने सोचा कि अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदा जाए। तो वस्त्र खरीदने के लिए वो कहाँ गए? वो कपड़े की दुकान पे गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि कई तरह के कपड़े हैं, बहुत उलझन है। तो दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े और वस्त्र सूती के हैं, कुछ संश्लिष्ट हैं। यानी कपड़े कुछ सूती के होते हैं और कुछ संश्लिष्ट होते हैं या कृत्रिम जिसे बोल सकते हैं, यानी मानव निर्मित रेशों के होते हैं। उनके पास इसके अलावा क्या क्या था? ऊनी मफलर और शॉल भी था। दुकान में बहुत सी रेशम की साड़ियाँ भी थी। मतलब इतनी तरह के कपड़े थे। अब बच्चों ने इन्हें देखा तो वो बहुत उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कपड़ों को स्पर्श किया, छू करके देखा और अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। अब देखिए, कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से जब देखना शुरू किया तो देखा क्या कि अलग अलग चीज़ों की बनी हुई है। जैसे बेडशीट को देखा उन्होंने। बेडशीट यानी बिस्तर पर बिछाने वाले चादर, कंबल, पर्दे, मोजपोश, तौलिए, झारन, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने, अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र के ही बने थे। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान की तो पता चला ये किसके बने हुए हैं? सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट। संश्लिष्ट यानी क्या? मानव मेड, कृत्रिम के रूप में। क्या आप भी इन वस्त्रों में कुछ की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि दुकान में कैसे हर तरह के कपड़े हैं। अब हमने क्या देखा कि वस्त्रों में काफ़ी विविधता है, अलग अलग तरह की है। तो क्या क्या है हमने देखा और आगे भी देखेंगे। अब बच्चे क्या क्या किया कि अपने आसपास के किसी दर्जी के दुकान का भ्रमण कीजिए। आप लोगों से बोला जा रहा है, मतलब बच्चों से बोला जा रहा है। सिलाई के बाद जब बच्चा जो कपड़ा होता है उसके कतरन इकट्ठा कीजिए, उसको स्पर्श कीजिए तो क्या पाइएगा कि ये अलग अलग प्रकार के, इनमें से कुछ सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट होगा। तो उन्हें लेबल लगा के अलग कर दीजिए। अब हम लोग उसको क्या करेंगे? आगे अवलोकन करेंगे कि यह जो टुकड़ा था ना, एक पूरा जो टुकड़ा होता है वो देखिए इस चित्र में ऐसा दिखता है, लेकिन उस टुकड़े के अंदर क्या होता है? कई लाइनें होती है रेशे की, इस तरह से। और ये जब बन जाता है तब वो क्या बनता है? वह कपड़ा बनता है। यहाँ पे अब वही बताया गया है कि एक सूती कपड़ा को लीजिए और उससे एक धागा खींचिए। जब खींचिएगा तो जैसे ये एक धागा है ना, ये खींच के बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए बच्चा क्या कर रहा है, इस सूती कपड़ा से धागा खींच रहा है। तो कैसे? ये देखिए अलग अलग धागा खींच के बाहर आ जाता है। तो ये जो धागा है ना, अगर ऐसे नहीं निकल रहा है तो बोल रहा है कि पिन की सहायता कीजिए। मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो कपड़ा होता है ना, वह तागे से बना होता है, धागे से बना होता है। और कई धागे को हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से और इस तरह से पिरो देते हैं, जिससे हमारा कपड़ा तैयार होता है। इस तरह से व्यवस्थित कपड़े करने पे ही कपड़ा तैयार होता है। अब जो ये तागे हैं या धागा है, यह बनता किससे है? अब उसको फिर से देखिए। आपने जो निकाला था एक धागा, उसको लीजिए और उसको अपने अंगूठे से थोड़ा सा मसलिए, दबाइए। तो देखिएगा कि उससे भी क्या होगा? छोटे छोटे चीज़ निकल के आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इस जगह पे उससे छोटे छोटे निकल के आ रहे हैं। और उसको नाखून से खरोचिए तो और पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाएंगे। तो ये क्या है? जब आप सुई में तागा यानी धागा डालते हैं तो क्या होता है? थोड़ा इधर साइड होता है, उधर जाता है, ये छोटे छोटे निकल जाते हैं उसमें से रोए टाइप। तो आप उसको क्या करते हैं? अंगूठे से दबा देते हैं और फिर से जब डालते हैं तो आसानी से सुई के नोक में चला जाता है।
तो ये जो धागा है ना, ये बहुत पतली पतली लड़ियों से बनी हुई है, जो बहुत ही पतली हैं। इन्हीं को तंतु कहा जाता है। तो हमने क्या देखा, हमारा जो वस्त्र है वो किससे बना हुआ है, धागा से बना है, और धागा भी छोटे से और एकदम सूक्ष्म तंतुओं से बना हुआ है। तो वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं, तागे आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं, और ये तंतुएं आते कहाँ से हैं, अब ये जानना है हमें। तो देखिए, कुछ वस्त्र जैसे कि सूती, जूट, रेशमी और ऊनी, ये तंतु पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं, जो या तो किससे प्राप्त होता है, पादप से, और या तो जंतु से प्राप्त होता है, उसको प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, ये सारे प्राकृतिक तंतु हैं, नेचुरल हैं। अब देखिए, ऊन तथा रेशम जंतुओं से, अब देखिए इनको अगर दो भागों में बांटें तो क्या देखते हैं हम लोग, ऊन और रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं, जबकि रुई और जूट किससे प्राप्त होते हैं, पादप से प्राप्त होते हैं। इसके अलावे भी तंतुएं अन्य जीवों से भी प्राप्त होता है। जैसे कौन कौन है उसमें, जैसे भेड़ और बकरी से भी कर्तन ऊन प्राप्त होता है। हम लोग देखते हैं कि भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, और बकरी से कश्मीर में एक बकरी पाई जाती है पश्मीना, उसके जो फर से, उसके बाल से जो शॉल बनाया जाता है, पश्मीना शॉल, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो वहाँ हम क्या देखते हैं कि बकरी से प्राप्त होता है ऊन। इसके अलावा खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। आप लोग देखते हैं कि खरगोश के फर वाला स्वेटर भी मिलता है, याक वाला भी मिलता है। अब रेशम का जो कीट है, वह रेशम कोकून देता है, और जिससे रेशमी तंतु खींचा जाता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो तंतु है वो अलग अलग तरीके से प्राप्त है, कुछ पादप से, कुछ जंतु से। जंतुओं में कौन कौन से जंतु हैं, ऊन, भेड़, बकरी से प्राप्त होता है, खरगोश, याक, ऊंट, इन चीज़ों से प्राप्त होता है, और पादप में रुई और जूट प्रमुख है। हजारों वर्ष तक रुई और जूट के, रुई जो है वो किससे प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का प्रयोग किया जाता था। यानी पहले क्या होता था, सिर्फ प्राकृतिक तंतु का आविष्कार हुआ था और उसी से वस्त्र बनाया जाता था। लेकिन पिछले 100 वर्षों में, 100 क्या आप कह सकते हैं कि 200 वर्षों में, रासायनिक पदार्थों जिसका स्रोत पादप और तंतु नहीं, उससे भी तंतु बनाया जाने लगा। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सारे क्या, ये संश्लिष्ट तंतु हैं। जब औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, तो फिर क्या हुआ, फिर संश्लिष्ट तंतु से कपड़े बनाए जाने लगे। अब यहाँ पर देखिए, बूझो जो बच्चा है उसके दिमाग में एक बात आया, क्या कि बूझो ने देखा था कि जब वो संग्रहालय गया था तो वहाँ पे कुछ वस्त्र पड़े हुए थे जो योद्धा पहनते हैं, क्या वो भी तंतु से बने हैं? बिल्कुल तंतु से ही बने होंगे। अब देखेंगे हम लोग एक एक करके पादप तंतु को और जंतु तंतु को। सबसे पहले आता है पादप तंतु पे। पादप तंतु में सबसे पहले बात आती है रुई की। रुई आपने कहाँ देखा है बताइए? क्या आपने कभी तेल के लैंप के लिए बत्तियां बनाई हैं? बिल्कुल बनाई होगी। पहले तो हम लोग तेल के लैंप से ही पढ़ते थे। इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? तो रुई का उपयोग लाते हैं, या अभी जब पूजा करते हैं तो वहाँ पे भी रुई की बत्ती का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रुई कहाँ कहाँ होता है? गद्दों में, रजाइयों में, तकियों में भी रहता है। अब क्या कीजिए, एक रुई ले लीजिए, कुछ रुई ले लीजिए, वहाँ से खींच करके पृथक कीजिए, तो उसके किनारों को ध्यान से देखिए तो क्या है, छोटी छोटी पतली लड़ियाँ नजर आएंगी आपको। ये कपास के तंतु से बनी है। यानी रुई कहाँ से प्राप्त होता है? कपास से। रुई कहाँ से आती है? कपास से, और कपास खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कपास और काली मिट्टी वाला। कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ की मृदा काली होती है और जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण। और भारत के किस हिस्से में जलवायु उष्ण है और मिट्टी काली है? तो वहाँ कपास की खेती होती है। चलिए उस राज्यों के नाम आप लोग कमेंट करके बताइए। तो क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की खेती की जाती है? कपास कैसा होता है? वह एक फल होता है, छोटा सा गोल तरह का, बड़ा वाला बेर, या नींबू कह सकते हैं, नींबू के जैसा एक फल होता है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, कपास गोलक नींबू के माप का होता है। जब पूरी तरह से पक जाता है
तो वह अपने आप टूट जाता है और खुल जाता है। जैसे यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ पे क्या है, कपास का फल टूट के खुल गया है और इससे क्या निकलता है, इससे तंतु निकलता है। गोल गोल तंतुएं होते हैं, ढका हुआ बिनौला होता है, उसके अंदर बीज भी होता है। तो क्या आपने आसपास कपास का खेत देखा है? अगर आप मध्य भारत में रहते होंगे तो देखा होगा। ये कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है और इस समय खेत कपास के परिपुल रोगों के से इतना श्वेत हो जाता है कि लगता है कि पूरे खेत में बर्फ बिछा हुआ है। अब देखिए, हमने क्या देखा कि कपास जब टूट जाता है तो वो बिनौला बोलते हैं, बिनौला जिसमें कि बीज भी होता है और कपास की तंतु भी होते हैं। साधारणतः इस कपास बॉल से कपास को हाथ द्वारा चयन किया जाता है, यानी उस बॉल से कपास को हाथ से निकाला जाता है। इस क्रिया को कपास ओटना कहते हैं, यानी कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कपास के बिनौले से कपास को अलग कर रहा है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास जो है ना हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल इसके लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं जूट। जूट यानी पटसन। पटसन तंतु जो होता है से पटसन पादप से प्राप्त किया जाता है और इसकी खेती की जाती है किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में। होता क्या है, जब इसकी खेती की जाती है ना तो इसका लंबा लंबा जो है ना पौधा हो जाता है, जो कि कम से कम 5 फीट से ऊपर ही रहता है, 5 के 7-8 फीट ऊंचा तक जाता है ये। फिर क्या किया जाता है, इसको काट करके इसके पत्तों को हटा करके पानी में डुबो के रखा जाता है। जब पानी में डुबा जाता है तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाता है और उसके छिलका अलग होने लगता है। तो छिलका को निकाल के अलग कर लिया जाता है और डंठल को अलग, यानी तने को अलग। तो जो ये छिलका होता है वही पटसन का तंतु होता है और वो जो डंठल है उसका प्रयोग आप लोग बहुत किए होंगे। संठी बोलते हैं कहीं गाँव में, कहीं कुछ, और हुक्का पाती वगैरह खेलते हैं उससे। तो भारत में पटसन की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। इसके अलग अलग नाम है, कहीं पे सन भी बोलते हैं, कभी पटुआ भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है हर जगह पे। तो आप लोग बताइए, तो आपके घर के आसपास जो है ना पटसन को किस नाम से बोला जाता है? सामान्यतः पटसन फसल को पुष्पन अवस्था में कटाई करते हैं, यानी जब उसका फूल होने लगता है तो कटाई करते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं को हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि जो सन निकलता है ना पटसन, इससे रस्सियां बनाते हैं लोग तकलुगी माहिर की सहायता से। अब देखिए, हमने क्या देखा अभी तक, तागा तो निकल गया। अब उस तागे से जो है ना धागा कैसे बनाया जाता है, मतलब ये तंतु से धागा कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, रुई ले लीजिए थोड़ा सा और उसको इस तरह से ऐंठिए, एक तरफ से पकड़ लीजिए, दूसरी तरफ से ऐंठिए, तो क्या होगा, वो एक लंबे लाइन के रूप में हो गया। देखिए, एक लंबे लाइन के रूप में। इसी क्रिया से धागा बनाया जाता है। क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे एक प्रयोग करने के लिए बोला गया कि हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तर्जनी के बीच में इसको चुटकी में भरिए और इसको खींचिए बाहर की ओर, कैसे, ऐंठते हुए खींचिए। तो इस क्रिया से वो धागा बन जाता है और इसे धागा या तागा दोनों एक ही बात है और इसी क्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति क्या है, तकुओं का भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ चित्र में देखिए, यह क्या है, एक तकुआ है। अलग अलग तरह का तकुआ का प्रयोग किया जाता है। आपने गाँव में इस तरह का देखा होगा, 3 मतलब 4 ऐसे इस तरह से होगा लकड़ी का और इसमें एक ऐसे लगा हुआ होगा, इस तरह का भी देखा होगा। इसे तकली कहते हैं। और इसके अलावा एक और युक्ति है जिसे हम लोग चरखा देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये चरखा है, इससे भी धागे की कताई की जाती है। और ये चरखा जो है ना हमारे इतिहास में, मतलब इसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में है। महात्मा गांधी, यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में से लोकप्रियता प्रदान की थी। पूरे देश में लोग क्या कर रहे थे, इस चरखे से धागा बना रहे थे, जिससे क्या देसी वस्त्र बनाया जा सके। हुआ क्या था कि अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उससे वस्त्र बना के फिर भारत में ही बेचते थे। इससे क्या होता था कि भारत के लोग अंग्रेजों को अमीर बना रहे थे, वो बहुत ज़्यादा फायदा कमाते थे और यहाँ पे लोग गरीब होते जा रहे थे। तो
महात्मा गांधी ने कहा कि हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि अंग्रेजों की एक तो आर्थिक समस्याएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनका सामान बिकेगा नहीं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति जो है ना कम से कम अपने कपड़े के लिए धागा जरूर बनाए। इसीलिए उन्होंने बोला कि आप लोग क्या कीजिए, चरखा चलाइए और कम से कम अपने उपयोग के लायक धागा तो जरूर बनाइए और अपने देश में बने हुए वस्त्रों को पहनिए। और ये क्या कहलाया था? खादी कहलाया था। और अभी भी कई जगहों पर खादी बनाया जाता है। उन्होंने लोगों के हाथ कते तागों से बने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। और लोगों ने इस बात को माना और बहुत किया। इससे अंग्रेजों को काफ़ी क्या हुई, हानि पहुंची। और दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला, क्योंकि इस एक्टिविटी की मदद से लोग एक दूसरे से जुड़े, लोगों के बीच समन्वय बढ़ा और स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बृहद पैमाने पे ताकों की कताई का कार्य कताई मशीनों से किया जाता है। मतलब ये तो हाथ से ट्रेडिशनल तरीका था जो कि पहले होता था। अब हम लोग कैसे करते हैं? मशीन से कताई करते हैं। और जब वो धागा या तागा बन जाता है उसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो हमने क्या देखा कि अभी पौधे से क्या प्राप्त हुआ? तागा प्राप्त हुआ। अब उस तागे से क्या देखेंगे? वस्त्र कैसे बनाया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की दो प्रमुख विधियां, एक क्या? बुनाई और दूसरा बंधाई। तो बुनाई क्या है? तागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। दो सेट से क्या मतलब है? एक सेट हुआ इस तरह से सीधा कर दीजिए और दूसरा सेट क्या हुआ इस तरह से। इस दोनों तरीके से जब हम लोग धागे को व्यवस्थित करते हैं तो बुनाई की जाती है। अब एक क्रियाकलाप दिखा गया है यहाँ पे कि एक बच्चे को बोला कि कागज का पतला पतला शीट काटिए और उसको इस तरह से बुनिए। तो देखिए इस तरह से बुना जाता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि स्वेटर की बुनाई कैसे की जाती है। दो अलग अलग, देखिए यहाँ पे धागे लिया तो ऊन लिया जाता है, दो अलग अलग तरह के। ये क्या है? इसको कुछ बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो क्या बोलते हैं। और उससे धागे से बुन करके स्वेटर तैयार किया जाता है। अब देखिए ये तो हाथ से करना बहुत मुश्किल होता है, तो जो कपड़ा तैयार किया जाता है धागे से वह हथकरघों से किया जाता है। यहाँ चित्र देखिए, पहले के ज़माने में ऐसे ही किया जाता है और अभी भी कुछ जगह पे हथकरघा से किया जाता है, क्योंकि हाथ से चलाया जाता था ये। लेकिन अब जो है ना यह काम बिजली से किया जाता है, यानी बिजली से चलने वाले करघों से वस्त्र की बुनाई की जाती है। एक विशेष प्रकार की बुनाई क्या है देखते हैं। तो विशेष प्रकार की बुनाई में क्या होता है कि जैसे दो धागे का प्रयोग नहीं करते, एक ही धागे का प्रयोग करते हैं। जिसका सबसे शानदार एग्जाम्पल क्या है? स्वेटर बुनना। उसमें क्या देखा होगा आपने घर में कि एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है, उसको इस स्टाइल से बुना जाता है कि वह स्वेटर तैयार हो जाता है। इनकी बुनाई नीटिंग में एकल धागे का प्रयोग करके वस्त्र का टुकड़ा बनाने में किया जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ? एक तो स्वेटर में होगा और कहाँ मोजे में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक धागा अगर खींच दीजिएगा तो क्या होगा? धागा खिंचता जाएगा। ऊन अगर एक थोड़ा खींच लीजिए, इससे कभी आपने देखा है कि पुराने स्वेटर से ऊन खींचा है? जब ऊन खींचिएगा ना तो क्या होगा? ये निकलता जाएगा और पूरा का पूरा स्वेटर खाली। तो बुनाई का हमने कितने तरीका देखा? दो तरीका देखा। इसमें दो धागों का प्रयोग किया जाता है और एक में एक ही धागे से किया जाता है। इसके अलावा देखिए धागे और कहाँ से प्राप्त होता है? नारियल के खोल से भी प्राप्त होता है। अपने नारियल की रस्सी तो सबने देखा होगा, बहुत मजबूत होता है। नारियल से कई चीज़ें बनाई जाती है, जैसे चटाई, पर्दा, और अब तो वस्त्र भी बनाया जा रहा है, साड़ियाँ भी बनाई जा रही हैं। वस्त्र सामग्री का अब इतिहास देखेंगे। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते थे? तो किसका करते थे? वो वृक्ष की छाल या बड़ी बड़ी पत्तियां या जंतुओं के चमड़े का प्रयोग करते थे, उसी से शरीर ढकते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोग एक जगह पे बस गए और कृषि करना शुरू कर दिया, तो वो पतली पटी टहनी और घास से बुनकर चटाई और टोकरी बनाना सीख गए। लताओं, जंतुओं के ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठ करके लंबी लड़ियां बनाई, रस्सी तैयार किया और इन चीज़ों को बुन करके वो वस्त्र भी तैयार किया। अब देखिए जब उन्होंने वस्त्र शुरू में तैयार कर लिया तो उसको कैसे पहनते थे?
जैसे पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिसके प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग मिस्र के लोग वस्त्र बनाने के लिए करते थे। और यह फ्लेक्स की खेती कहाँ की जाती थी? नील नदी के किनारे वाले इलाके में। और रुई की खेती कहाँ की जाती थी? गंगा नदी के किनारे वाले एरिया में। तो अब इनका वस्त्र कैसे पहनते थे? उस समय लोगों को सिलाई करना नहीं पता था, तो वो लोग क्या करते, पूरा का पूरा जो कपड़ा होता था उसी को लपेट लेते थे और ऐसे ही पहनते थे बिना सिलाई किया हुआ। उन दिनों लोग सिलाई करना नहीं आता था, तो लोग उस समय अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते, लपेट करके पहन लेते थे। आप पुराने मिस्र की मूवी वगैरह जब देखोगे तो वहाँ भी वैसा देखा। भारत की पुरानी मूवी जो पुराने समय के बारे में जो मूवियाँ बनाई गई है उनमें देखिए, उसमें भी आपको वो दिखेगा। तो ये शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का प्रयोग करते थे। जब सिलाई का आविष्कार हो गया, सिलाई की सुई का आविष्कार हो गया, तो लोगों ने वस्त्रों को क्या किया, सिलना शुरू कर दिया और सिल करके कपड़े तैयार किए जाने लगे। और आजकल जो हम लोग अलग अलग स्टाइल का इतना शानदार कपड़ा पहनते हैं, क्यों पहन पाते हैं? क्योंकि सिलाई की सुई का आविष्कार हो गया, फिर सिलाई मशीन भी बन गया। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी भी हम लोग लपेट करके ही पहनते। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जो हमारे देश में जो लपेट के पहना जाता है, जो उस जमाने में पहना जाता था। वो बताइए कौन कौन सा है? जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी अभी भी बिना सिले प्रयोग में किया जाता है। अब तक हमने क्या क्या देखा कि वस्त्र तक पहुंच गए हम लोग। अब देखिए कि हमारा देश क्या है। सबसे बड़ी बात हमारे देश में क्या है कि विशिष्टता बहुत है, विभिन्नता बहुत है, इतना अलग है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाइए, पहनावा, बोली सब अलग हो जाता है। तो वही कहता है कि वस्त्र जो है ना, क्या सब जगह एक ही वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल नहीं। हमारे जैसे समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र और पहनने में भी विविधता दिखती है। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, फुल पैंट शर्ट पहनते हैं, साड़ी, सलवार सूट ये सब पहना जाता है। दक्षिण भारत में क्या पहना जाता है? लुंगी पहना जाता है और लुंगी के साथ शर्ट पहना जाता है, साड़ी पहना जाता है। तो लोगों के जो पहनावा है ना उसमें भी अंतर है। अब नॉर्थ ईस्ट में देखिए, वहाँ भी बिल्कुल अलग तरह का वस्त्र दिख जाएगा। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में देखें, सारांश क्या है कि वस्त्र सामग्री जो है ना उसमें बहुत विभिन्नताएं होती है। जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिएस्टर। यह विविधता होती है कि वह कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे बना है। और ये जो बनता है वो किससे बनता है? धागा से बनता है वस्त्र। और ये धागा किससे बनता है? तंतु से बनाया जाता है। और ये तंतु दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक तंतु और दूसरा मानव निर्मित तंतु, जिसे हम लोग संश्लिष्ट भी कहते हैं। प्राकृतिक तंतु वो हैं जो पौधे यानी पादप और जंतु से प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम, ऊन, जूट, ये सारे प्राकृतिक हैं। जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर क्या है? ये संश्लिष्ट है, क्योंकि यह मनुष्य बनाता है कृत्रिम तरीकों से। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतु से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? कटाई या कताई कहा जाता है। और धागों से बुनाई कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। एक में दो धागों का प्रयोग किया जाता है जो एक दूसरे को क्रॉस करके बनाई जाती है, और दूसरे तरीके में क्या होता है, एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्वेटर बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं एनसीईआरटी में कौन कौन सा है। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन क्या है? नायलॉन संश्लिष्ट है। ऊन प्राकृतिक है। रुई प्राकृतिक है। रेशम प्राकृतिक है। पॉलिएस्टर क्या है? संश्लिष्ट है। तो जो पीला कलर में है वो संश्लिष्ट, और जो ऐसे ही है वो क्या होगा? प्राकृतिक। अब सत्य और असत्य बताइए। नीचे के कथन में सत्य असत्य बताइए कि तंतुओं से धागा बनता है, बिल्कुल सही बनता है। कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल नहीं। रुई के बिनोलों हटाने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? ओटना कहते हैं, जो हाथ से होता था पहले, और अब क्या होता है? अब तो मशीनों से भी होता है। धागों से बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा तैयार हो जाता है, बिल्कुल सही। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, बिल्कुल नहीं। वो किससे होता है? रेशम के कीट से प्राप्त होता है। वह कोकून बनाता है, उस कोकून से प्राप्त होता है। पॉलिएस्टर क्या है? एक कृत्रिम है। डैश और डैश पादप से तंतु प्राप्त किए जाते हैं, किससे?
एक तो जूट किससे, पटसन से, और कपास से। डैश और डैश जामतब तंतु है, कौन कौन सा, जैसे ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सब क्या है, ये जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। रुई जूट पादप किन भागों से प्राप्त होता है, देखिए रुई किससे होता है, फल से प्राप्त होता है, और जूट किससे प्राप्त होता है, जो कि तने का छाल होता है उससे प्राप्त होता है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम बताइए, चलिए कमेंट करके बताइएगा। तंतु का निर्माण करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यह था तीसरा चैप्टर। अब चौथा चैप्टर हम लोग देखेंगे वस्तुओं के समूह बनाने, यानी हमारे आसपास के जो बहुत सारे वस्तु देखते हैं, पूरे दुनिया तो वस्तुओं से भरा हुआ है, तो हम उन्हें बांटेंगे अलग अलग तरीकों से, कि ये अलग अलग तरीकों से, अलग अलग क्वालिटी के आधार पर। तो एनसीईआरटी का ये चलता रहेगा सीरीज, और हमारे साथ बने रहिए फटाफट। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हो सके तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।